नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का भरपूर स्वागत है टारगेट 100 यूट्यूब चैनल पर, जहां आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित की अध्याय 2 बहुपद के बारे में। बहुपद की सामान्य जानकारी पहले ही वीडियो में आ चुकी है। आज अपन बहुपद वाले चैप्टर को बड़े आसानी से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज को बारीकी से समझना। अगर आपको किसी भी चीज में थोड़ा सा भी संशय हो तो आप कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो में इसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो में साथियों हमने सीखा था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं और बहुपद किस तरह कार्य करते हैं। बहुपद, अब अपन बात करेंगे बहुपदों के बारे में विस्तार से। ठीक है, बहुपद प्रश्नावली 2.1 थी जो अब सिलेबस में नहीं है। अपन सीधा बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी भी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। अब इस संबंध को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये बहुपद के शून्यक और गुणांक आखिर होते क्या है। किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक आखिर होते क्या है। इस प्रश्नावली में आमतौर पर विशेष रूप से हम केवल और केवल द्विघाती बहुपद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विघाती बहुपद, जिसे कितनी घात हो? 2 घात हो। ठीक है, चर राशि की अपन ने बात करी थी। चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, ये सब अगर आपको ये चीजें पहली नहीं लग रही हो तो बहुपद वाले जो पहला वीडियो है उसको जरूर जाके देखना। बिना उसको देखे आप इस चीज को समझ आसानी से नहीं पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक। देखो, अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? शून्यक। शून्य, एक तो वर्ड आ रहा है शून्य और एक प्रत्यय आ रहा है के। इसका मतलब शून्य करने वाला क्या है? शून्य करने वाला क्या होता है? ये शून्य करने वाला, जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। कारक, कारक कार्य करने वाला। ठीक है, ऐसे अनेकों अपने पास उदाहरण है जिससे अपन समझ सकते हैं। अब एक है गुणांक। गुणांक, गुणांक क्या होता है? जो चर राशि होती है, चर राशि के साथ गुणा में लगी हुई अचर राशि क्या कहलाती है? गुणांक। चर राशि जैसे x, y, z, abc ऐसे लेकर z तक। पहले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि चर राशि क्या क्या हो सकती है? कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। और अचर राशि क्या होती है? केवल संख्या। तो गुणांक क्या होती है? चर राशि के साथ, चर राशि के साथ गुणा में लगी अचर राशि। इतना बेसिक, सबसे बेसिक है। गुणांक क्या है? कि चर राशि के साथ गुणा में लगी हुई अचर राशि। जैसे जैसे अपन बात करते हैं 3x², इसमें x का गुणांक क्या है? 3 है। सॉरी, इसमें x² का गुणांक क्या है? 3 है। जैसे आगे चलेंगे अपन 4x, इसमें x का गुणांक क्या है? 4 है। गुणांक क्या है? 4। ठीक है, जैसे 5t² माइनस 3t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें t² का गुणांक कितना है? 5, क्योंकि t² क्या है? एक चर राशि है। क्या है? चर राशि। t² का गुणांक कितना है इसमें? यहाँ पे 5, और t का गुणांक कितना है यहाँ पे? 3। समझ में आई आपको ये बात? ध्यान देना कि चर राशि के साथ गुणा में लगी अचर राशि क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। किसका? बहुपद का। बहुपद का गुणांक। अब वो ऐसे पूछेगा आपसे कि t² का गुणांक कितना है, तो आप क्या बताओगे? 5। अगर वो पूछे कि t का गुणांक कितना है तो क्या बताओगे आप? 3। जैसे एक और उदाहरण लेके देखते हैं अपन। 4y² प्लस 5z प्लस 6x³ प्लस 9m²। सबसे पहले आपको बताना है कि m² का गुणांक कितना है? 9 है। कितना है? 9। z का गुणांक कितना है? तो 5। z का गुणांक कितना है? 5। चिन्ह हमेशा साथ में बोलने हैं। चिन्ह हमेशा साथ में बोलने हैं। जैसे अगर ये मान लो ये 4y² माइनस का 5z होता तो अपन z का गुणांक क्या बोलते हैं?
जेड का गुणांक माइनस के 5, कितने माइनस के 5। एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 6, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 6 और वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है 4। समझ में आया। ध्यान देना, चर राशि के साथ गुणा में लगी चर राशि क्या कहलाती है बहुपद का गुणांक। अब बात करते हैं शून्य की। गुणांक काफी सरल है, शून्य उससे भी सरल है। चर राशि के साथ गुणा में लगी चर राशि क्या कहलाती है गुणांक। और शून्य क्या है, किसी भी बहुपद में, किसी भी, एक सेकेंड, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित। ये वर्ड टिपिकल है, बाकी कुछ भी नहीं है, इतना इजी है। भी आप देखोगे आप खुद कहोगे वाह। किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर वह या करने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। ध्यान देना, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो बहुपद में क्या कहलाएगा, वो शून्य है। विशेष अगर आप एक बार देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये शून्य ही तो कर रहा है। शून्य का कार्य क्या है, उस बहुपद का मान कितना करना, शून्य करना। जो कि अपन ने पहले लिखा था, शून्य का अर्थ है शून्य करने वाला। तो बहुपद में शून्य क्या होता है कि चर राशि का मान, कौन सी राशि का मान, चर राशि। चर राशि, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चर राशि क्यों, क्योंकि अचर राशि का मान तो कभी भी नहीं बदलता, इसका मान तो कभी नहीं बदलेगा। इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। मतलब अपन अगर कोई भी ये कोई भी बहुपद, उसमें मान किसका बदलेगा, केवल चर राशि का, अचर राशि का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से अपन कह रहे हैं कि किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित अगर ज्यादा बेकार लग रहा हो तो कोई नहीं, रख लो। बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक। एक उदाहरण देख के समझते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देखो, जैसे एक बहुपद है, एक रेखिक बहुपद है। अब क्या करना है अपने को, शून्य करना है। ठीक है, एक बेसिक चीज है, 4x माइनस 1 है, इसका अपने को क्या याद करना है, शून्य। तो जिसका भी शून्य, जिस भी बहुपद का अपने को शून्य ज्ञात करना है, उसे सबसे पहले किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, रख दिया। अब मैंने आपको एक पहली क्लास में बताया था कि यदि कोई भी संख्या माइनस की है तो वो किसमें जाएगी, किसमें जाएगी, प्लस में। ये आ गया यहाँ पे प्लस का एक, माइनस का उधर गया प्लस का एक। अब ये 4 और x किसमें है, गुणा में, किसमें है, गुणा में। तो अगर इस x को इधर रख के 4 को उधर भेजूंगा तो किसमें जाएगा, ये भाग में। किसमें जाएगा, भाग में, क्योंकि प्लस जाता है माइनस में, माइनस आता है प्लस में, गुणा वाला भाग वाला आता है गुणा में, और गुणे वाला आता है भाग में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, 1/4। कितना आ गया, 1/4। इस 1/4 ये इस वाले बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। अभी सिद्ध करते हैं कैसे, कि यदि इस बहुपद का मान मैं इस 4x माइनस 1 में रखूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि मैं अगर x का मान यहां रख दो, x का मान यहां रख दो, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखते हैं, यहां देखते हैं, 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 1/4 माइनस का 1, तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, 4 एकम 4, ये 4 से कट गया, 1 का भाग 1 में 1 बार गया, ऊपर कितना बच गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो। मतलब जीरो बराबर जीरो। यही तो मैं कह रहा था
कि बहुपद में चर राशि का मान, ये देखो चर राशि, इसका मान यदि बहुपद में रख दें तो वो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसे, शून्यक। ध्यान देना हो विशेष, एक बार शुरू से, ऐसे मानो कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, जस्ट इमेजिनेशन। बहुपद क्या है, जिसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद है। बहुपद में क्या क्या होता है, एक होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि, ठीक है। हाँ इतना पता है। अब आपको बताओ चर राशि क्या होती है। चर राशि वह राशि जिसका मान बहुपद में बदलता रहता है, जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड डेल्टा गामा कुछ भी हो, ठीक है। तो सर अचर राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे कोई भी संख्या, संख्या अगर 2 है तो वो चाहे कहीं भी जाएगी वो 2 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, बहुपदों के प्रकार। सबसे पहला रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसमें कोई भी घात नहीं हो, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा कि द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, वो कौन सा है, द्विघाती। और जिसकी घात कितनी हो 3, वो क्या है, त्रिघाती। अच्छा बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात, ठीक है। ये सीखा था। आज अपन बात करें दो नए टॉपिक, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। अब गुणांकों के बीच संबंध क्या है, तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि गुणांक क्या होते हैं या शून्य क्या होते हैं। गुणांक है कि चर राशि के साथ गुणा में लगी अचर राशि, ठीक है। आपने देखा जस्ट अभी उदाहरण मिटाया आपके सामने। उसके बाद हमने देखा कि शून्य क्या होते हैं, चर राशि के साथ चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित या रखने पर, चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0, तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण लेके अपन ने सीखा, समझा। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझदार लोग, आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करना, अच्छे से उदाहरण लेके इसको विस्तार से समझ लेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं इनके संबंधों के बारे में, ठीक है। लिख लेना, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यूं नहीं कि आप इसे बस देख ही लो। एक कोई बहुपद है, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी और सी कोई संख्याएं हैं, जहां ए बी प्लस सी कोई संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0 के, ये बराबर नहीं है का चिन्ह है, ठीक है। जैसे मान लो ए बराबर अपन कह सकते 0 है, और ये क्या होगा, ए बराबर नहीं है 0 के, ये क्या है, ठीक है। अब माना कि कोई द्विघाती बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कोई बहुपद है, ठीक है। अब इस बहुपद के शून्य क्या है, एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा। आपके लिए शब्द नए नहीं हो सकते हैं, पर जो पहली बार गणित को अच्छे समझ रहे हैं उनके लिए शब्द नए हैं, अल्फा और बीटा। विश्व में काफी सारी भाषाएं, उनमें से एक भाषा है ग्रीक। कौन सी भाषा है, ग्रीक। उन भाषाओं की एबीसीडी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बहुत सारी एबीसीडी होती है। जैसे अपने एस एन आर आसियाम अपनी वर्णमाला है, अंग्रेजी की वर्णमाला एबीसीडी है। उसी प्रकार ग्रीक वर्णमाला क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ऐसे ऐसे करके वो वर्णमाला है। तो हम इनका उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गणित में अधिकतर योगदान किसका है, ग्रीक वालों का। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या हो गया, एक बहुपद हो गया, और उसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ये तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। मैं नाम लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, अल्फा और बीटा, ठीक है, ओके। इसके शून्य है, अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के क्या है, शून्य के, ठीक है। अब यहां पर
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटा ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए होगा। अब ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा आपने? ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये शून्य का एक तो अल्फा है, एक शून्य क्या है, बीटा है। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये दो शून्य क्यों है? जितनी घात उतने शून्य, जितनी घात उतने शून्य। हमने देखा था ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा, तो होगा माइनस का बी बटा ए। कैसे नहीं देखा था, ऐसे देखा था, क्या होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, सॉरी यहाँ पे प्लस या माइनस, या माइनस यहाँ पे प्लस। इसका शून्य 1 आ गया, कितना आ गया, 1। इसका भी शून्य 1। अगर यहाँ पे यह होगा 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 1/4। तो एक्स बराबर क्या आएगा, 1/2 प्लस माइनस 1/2। ये वर्ग है, उधर जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में जाने के बाद उसके दो मान होते हैं, एक तो प्लस में आता है, माइनस में आता है। मतलब जितनी घात होती है उसके शून्य कितने होते हैं, उतने ही होते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कितने शून्य हो जाएंगे, 2। एक शून्य क्या है, अल्फा, और एक शून्य क्या है, बीटा। अब इन दोनों शून्यों का योग कितना होगा, माइनस का बी बटा ए। माइनस का बी बटा ए मतलब एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही देखो, एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर। बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सेम जो सी है वो सी ये रहा, और ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ गई यहां तक बात? अगर यहां तक बात समझ में नहीं आई तो वापस देख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती कितने शून्य होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जितनी घात उतने ही शून्य। माना कि इसके शून्य है क्रमशः अल्फा और बीटा है। क्या है, क्रमशः अल्फा और बीटा। अब इसमें देखो कि अल्फा और बीटा का जो योग है वो किसके बराबर होगा, माइनस का बी बटा ए, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा बीटा अपॉन सी यानी कि अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक हल्की सी चीज है, अपने मस्तिष्क को इतना परेशान नहीं करना है, बिल्कुल छोटी चीज है। एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे लो, फिर से देखो, जहां से मैंने शुरू किया था वहां से देखो, आपके सारी चीज आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शायद यहां तक पर्याप्त है। अगले वीडियो में इस बहुपद के प्रश्नों को अच्छे से समझ के अगली पूरे वीडियो में चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है।